बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंजर मिशन एपिसोड 2। यस जूलिया एक्सटो ने उसी अंदाज में कहा। उनकी टिकट सक्रीमिया की रियासत वाउसान के लिए कंफर्म है चीफ, और वो उसी तैयारी से वापस जा रहे हैं। उन्होंने काउंटर से अपनी टिकट्स हासिल कर लिया और इमिग्रेशन क्लियर कराकर लाउंज में चले गए हैं। जूलिया ने कहा तो ब्लैक जीरो इमरान की तरफ देखने लगा। ठीक है, जब तक वो दोनों तैयारी से बैठकर एक्रीमा की रवाना नहीं हो जाते तुम उनकी उसी तरह निगरानी करो। हो सकता है कि वो हमें डांस देने के लिए एयरपोर्ट के लाउंज तक गए हों और लाउंज में जाकर वो अपना मेकअप तब्दील करके वापस आ जाएं। एक्सटो ने कहा होगा चीफ, हम उस वक्त तक उनकी निगरानी जारी रखेंगे जब तक तारा उन दोनों को लेकर परवाज नहीं कर जाता। जूलिया ने जवाब दिया। उनके पीछे लाउंज में भेजा है किसी को? एक्सटो ने पूछा। यस स्टीव, उन पर नजर रखने के लिए कैप्टन शीन को मैंने लाउंज में भेज दिया है। जूलिया ने कहा। गुड शो, जब वो दोनों यहाँ से चले जाएं तो तुम सब वापस आ जाना। एक्सटो ने कहा और साथ ही उसने रिसीवर टेबल पर रख दिया। अब आप क्या कहते हैं? रिसीवर रखने के बाद ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। आराम। इमरान ने कहा। तो क्या आप उन दोनों के वापस जाने से मुतमईन हो गए हैं? ब्लैक जीरो ने पूछा। फिलहाल तो ऐसे ही समझो, लेकिन हमें बहरहाल मोहतात रहना होगा। आप इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। अगर उसे ज़रा भी भनक मिल गई कि डॉक्टर जरार रिजवी जिंदा है और वो पाकिशा में है तो आप जल्द ही यहाँ अपना कोई एजेंट भेजेगा, और हो सकता है कि इस बार कोई ऐसा एजेंट आए जो पाकिशा सीक्रेट सर्विस के लिए चैलेंज बन जाए। इमरान ने कहा। तब फिर मैं इमरान को कह देता हूँ कि वो एयरपोर्ट पर मशकूक अफराद की चेकिंग करते रहें ताकि अगर कोई और एजेंट आए तो वो उनकी नज़रों से ना बच सके। ब्लैक जीरो ने संजीदगी से कहा। ठीक है, इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। अब आप कहाँ जाएंगे? ब्लैक जीरो ने पूछा। चाय पीने अपने फ्लैट में, क्योंकि इतना वक्त हो गया है तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं चाय पीऊँगा या नहीं। हर मिशन के बाद मिलने वाला चेक भी बड़ा इनाम होता है और अब तुम दानिश मंजिल के किचन से चाय पिलाने में भी बचत करने लगे हो। हद होती है कंजूसी की भी। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक जीरो हंस पड़ा। बैठे, मैं बना लेता हूँ चाय। ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, अब रहने दो। शदीद भूख और वक्त पर खाना ना मिले तो भूख मर जाती है, और इसी तरह अगर वक्त पर चाय ना मिले तो उसकी भी तलब खत्म हो जाती है। अब मैं फ्लैट जाकर अपनी मर्जी की चाय बनाकर पीऊँगा, वो भी एक बार नहीं कई बार। इमरान ने मसनूई नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा और इमरान उसे अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ दानिश मंजिल से निकलता चला गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर शाहबाज चौंक पड़ा। वो इस वक्त तकीशा के एक 4 स्टार होटल के लग्जरी रूम में था। वो बेड पर बैठा था और उसके सामने लैपटॉप कंप्यूटर खुला हुआ था जिस पर वो काफ़ी देर से काम कर रहा था। पाकिशा पहुंचने में उसे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो एक्रीमा से डायरेक्ट पाकिशा पहुंचा। वो मेकअप में था। उसका नया नाम जैक हेसल था और कागजात की रो से वो स्याह था जो वर्ल्ड टूर पर निकला हुआ था। वो किसी भी मुल्क में 7 रोज़ तक स्टे कर सकता था। इस होटल में आए उसे आज दूसरा दिन था। अभी वो होटल से बाहर नहीं गया था। उसे चीफ आपने अगले हुक्म तक होटल में रहने का हुक्म दिया। जब तक चीफ की कॉल ना आ जाती या वो अपनी ज़राए से उसे कोई पैगाम ना भिजवा देता, उसे यहीं रुकना था। उसके पूछने पर बाहर से किसी ने जवाब ना दिया, बल्कि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दे डाली। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन है? शाहबाज ने मुंह बनाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा और बेड से उतरकर नीचे पड़ी हुई जूतियां पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उससे पूछने पर जवाब फिर दस्तक की सूरत में मिला। तुम्हारी जुबान नहीं है जो बोलने की बजाय तुम बार बार दस्तक दे रहे हो। शाह ने मुंह बनाते हुए लाख खोलकर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। उसने जैसे दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र बाहर खड़ी एक खूबसूरत नौजवान लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने जदीद तराश शराश से कीमती लिबास पहन रखा था और उसके बाल अखरोटी रंग के थे जो उसे कांधों तक तराशीदा थे। उसकी आंखों की चमक और होंठों पर इंतहाई दिलफरेब मुस्कुराहट थी। असली शाह ने उसकी तरफ ऐसी नज़रों से देखते हुए कहा जैसे वो उस लड़की को पहली बार देख रहा हो। मैं कहती हूँ शाहबाज, लड़की ने इधर उधर देखकर नहायत आहिस्ता आवाज़ में कहा और उसकी आवाज़ सुनकर शाह इस बुरी तरह से उछला जैसे उसके अचानक उसके पैरों पर बम फट पड़ा हो। तुम और यहाँ? हाँ, क्यों, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? लड़की ने बड़े बेबाकाना लहजे में कहा। उसके हाथ में एक मिनी सूटकेस और हैंडबैग था। खुशी तो हुई है, लेकिन शाह ने जुज़्व सा होते हुए कहा। लेकिन क्या? कुछ नहीं, आओ तुम अंदर आ जाओ, शाहबाज ने कहा और साथ ही उसने लड़की को अंदर आने का रास्ता दे दिया। लड़की सामान लेकर अंदर आई तो शाह ने दरवाजे से सर निकाल कर बाहर देखा। फिर यहाँ ये देखकर वहाँ कोई नहीं है। उसने दरवाज़ा बंद किया और लाख लगाकर कमरे की तरफ मुड़ा। इस दौरान लड़की आगे जाकर वहाँ पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गई। उसने मिनी सूटकेस साइड में और हैंडबैग सामने मेज़ पर रख दिया। मैं तुम्हें यहाँ देखकर वाकई हैरान हो रहा हूँ कैथी। आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गई और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? शाहबाज ने आगे बढ़कर उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा। मुझे चीफ ने भेजा है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ ने? शाह ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। हाँ, चीफ ने, और चीफ ने ही मुझे बताया था कि तुम किस होटल में और किस कमरे में हो और ये कि तुम किस मेकअप में हो, इसलिए मैं सीधी यहाँ आ गई, कैथी ने जवाब दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चीफ ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? अगर उसने तुम्हें भेजना ही था तो मेरे साथ क्यों ना भेज दिया, और अगर मेरे बाद भी तुम्हें भेजना था तो फिर उसने मुझे तुम्हारे आने की इतला क्यों ना दी? शाहबाज ने सर झटकते हुए कहा। चीफ चाहता था कि तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे जहाँ भेजे, हम दोनों का एक साथ पाकिशा पहुँचना मशकूक हो सकता था, इसलिए
हमें अलग अलग भेजा गया है ताकि हमारी आमद से किसी पाकिस्तानी एजेंसी को इल्म ना हो सके, खासतौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की नज़रों से हम महफूज रह सकें। कैथी ने कहा। उसे मेज पर पड़ा हुआ अपना हैंडबैग उठाया और उसे खोलकर उसमें से एक कॉस्मेटिक किट निकाल ली। उसने किट खोली, किट में मेकअप का सामान था। उसने साइड पर मौजूद एक गुब्बार पर महसूस अंदाज में दबाव डाला तो किट के अंदर से एक बाग सा उभर कर बाहर आ गया और साइड की तरफ मुड़ता चला गया। किट के अंदर एक छोटी सी मगर अजीब सी मशीन थी। कैथी ने मशीन निकालकर शाहवाल की तरफ बढ़ा दी। ये एक ट्रांसमिट ट्रांसमीटर है, इससे तुम चीफ से बात कर सकते हो, कैथी ने संजीदगी से कहा। तो शाहवाल ने उसी मशीन ले ली और उसके मुख्तलिफ बटन प्रेस करके उसे ऑपरेट करने लगा। चंद ही लम्हों में मशीन ऑन हो गई और उसमें से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे उसमें लगी हुई गरारियाँ हरकत में कर रही हों। वो इस मशीन की कारकर्दगी को बाहू भी जानता था। इस मशीन में ऐसी डिवाइस लगी है जिससे साउंड कंट्रोल किया जा सकता था। गरारियों की चलने की आवाज़ से चंद फुट के दायरे का एक महसूस हिस्सा साउंड प्रूफ हो जाता। इस दायरे में रहते हुए तो एक दूसरे की बातें सुनी जा सकती थी, लेकिन मखसूस दायरे से बाहर मौजूद किसी इंसान को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। हेलो हेलो शाहवाल कॉलिंग फ्रॉम पाकिस्तान। शाहवाल ने मुसलसल कॉल देते हुए कहा। ये चूँकि खसूसी साहत का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर था और उसे खास मशीन के साथ जोड़ दिया गया था, इसलिए इस ट्रांसमीटर से की जाने वाली कॉल ना तो कहीं सुनी जा सकती थी ना ट्रेस की जा सकती थी। इसलिए शाहवाल अपने असली नाम से कॉल दे रहा था। यस चीफ, अटेंडिंग यू ओवर। रब्ता मिलते ही यहाँ पे एजेंसी की चीफ आपकी आवाज़ सुनाई दी। चीफ, अगर आपने कैथी को यहाँ भेजना था तो उसके बारे में आपने मुझे पहले क्यों ना बताया? ओवर। शाहवाल ने नाराज़गी के अंदाज में वही बात करते हुए कहा जो उसने कैथी से की थी। कैथी को मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ भेजना चाहता था, लेकिन ये इसराइल में थी, इसने यहाँ आने में देर लगा दी और फिर मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं भेजना चाहता था। इसी वजह तुम्हें कैथी ने बता दी होगी और मैं कैथी के हाथ तुम्हें क्रॉस वन ट्रांसमीटर और एक अहम इत्तला भी भेजना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया। अगर मुझे वो इत्तला ना मिलती तो मैं शायद उसे ना भेजता। ओवर। चीफ आपने कहा। क्या इत्तला है जो आपने कैथी के ज़रिए मुझे भेजी है? शाहवाल ने कहा। ये तुम्हें कैथी बता देगी। होगा। चीफ आपने कहा। मुझे कैथी का आना नागवार नहीं गुजरा है चीफ। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि आपने कैथी को यहाँ भेजा है। ये इंतहाई ज़हीन और शातिर लड़की है जिसके साथ मिशन पर काम करते हुए मुझे लुत्फ़ आता है। मैं सिर्फ इसकी अचानक और गैर मुतवक्का आमद पर परेशान हुआ था। ओवर। शायद शाहवाल ने कैथी की तरफ देखते हुए कहा जो उसे इंतहाई उश्मगी नज़रों से घूर रही थी। मैं जानता हूँ कैथी भी तुम्हारी तरह इंतहाई शार्प माइंड एजेंट है और जब तुम दोनों एक साथ होते हो तो फिर नामुमकिन नज़र आने वाला मिशन भी बआसानी मुकम्मल हो जाता है। तुम्हें जो मिशन सौंपा गया है उसे तुम अकेले भी सर अंजाम दे सकते थे, लेकिन कहा जाता है कि एक से भले दो होते हैं, इसलिए मैंने कैथी को तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारा मुकाबला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खासतौर पर अली इमरान जैसे खतरनाक एजेंट से हो सकता है, इसलिए कैथी अगर तुम्हारे साथ होगी तो तुम दोनों मिलकर ज़्यादा बेहतर अंदाज में इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मुकाबला कर सकोगे। कैथी भी तुम्हारी तरह बासलाहियत है और उसमें भी ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं कि ये अली इमरान और सीक्रेट सर्विस से टकरा सके। मुझे यकीन है कि कैथी और तुम मिलकर ना सिर्फ अपना मिशन जल्द से जल्द मुकम्मल कर लोगे, बल्कि अगर तुम्हारी रास्ते में इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आई तो तुम दोनों मिलकर उन्हें तिगनी का नाच नचा सकते हो। ओवर। चीफ आपने कहा। यह चीफ, इसीलिए तो मुझे कैथी की यहाँ आमद पर खुशी है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मिशन पर मैं और कैथी मिलकर काम करेंगे तो ये मिशन बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा और हो सकता है कि हमारा इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से टकराव ही ना हो और हम अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाएं। ओवर। शाहवाल ने कहा। ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से टकराना वक्त का ज़िया ही है, लेकिन अगर वो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन जाए तो फिर इस रुकावट को दूर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस मिशन के लिए मैं तुम दोनों को फ्री हैंड देता हूँ। जैसे भी हो तुम्हें ये मिशन मुकम्मल करना है। ओवर। चीफ आपने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। शुक्रिया चीफ, आपने हमें फ्री हैंड देकर अच्छा किया। अब हम यहाँ आज़ादी से काम करेंगे। हमारी अवलीन तरजीह यही होगी कि हम इस अंदाज में मिशन मुकम्मल करें कि उसकी भनक इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ना हो, लेकिन अगर वो हमारे आड़े आए तो फिर हम उनकी लाशें गिराकर भी अपना मिशन पूरा करेंगे। ओवर। शाह ने कहा। गुड शो। मैंने जो इतला भेजी है वो कैथी से पूछ लो और फिर तुम दोनों फौरी तौर पर अपना काम शुरू कर दो। ज़रूरत पड़ने पर तुम मुझे इसी क्रॉस वन ट्रांसमीटर से कॉल कर सकते हो। ओवर। चीफ आपने कहा। फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। अगर तुम्हें मेरे आने से खुशी नहीं हुई तो बता दो, मैं चीफ का पैगाम बताकर यहाँ से चली जाऊँगी। कैथी ने उसे ट्रांसमीटर ऑफ करते देखकर दांतों से होंठ काटते हो तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे सामने चीफ से कहा कि मैं तुम्हारी अचानक और गैर मुतवक्का आमद से कुछ उलझा ज़रूर था और कोई बात नहीं। शाहवाल ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कह रहे हो? कैथी ने उसे इसी नज़रों से घूरते हुए कहा। तुम्हारी झील जैसी खूबसूरत आंखों की कसम, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी कोई भी कसम झूठी नहीं खाता। शाहवाल ने मुस्कुराकर कहा तो कैथी के चेहरे पर कोसों कज़ाक के रंग बिखर गए। हाँ जानती हूँ, और तुम भी जानते हो कि तुमने जिस दिन मेरी झूठी कसम खाई उस दिन मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगी और खुद भी जहर खाकर मर जाऊंगी। कैथी ने कहा तो शाहवाल बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरे लिए गोली और अपने लिए जहर? शाहवाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं चाहती कि मरते वक्त तुम्हें कोई तकलीफ हो, लेकिन खुद मैं तुम्हें याद करते हुए तड़प तड़प कर मरना चाहती हूँ। कैथी ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना चाहती हो तो मुझे? इतना नहीं, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा। अच्छा आप बताओ, यहाँ आने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? शाहवाल ने संजीदा होते हुए पूछा। नहीं, मुझे भला क्या परेशानी होनी थी?
मैं एक्रीमा दारुल हुकूमत के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से तैयारी में सवार हुई। यहाँ तैयारी से उतरी, फिर टैक्सी में सवार होकर सीधी यहाँ आ गई। कैथी ने मुस्कुराते हुए कहा तो शाहबाल एक मरतबा फिर हंस पड़ा। काश चीफ तुम्हें मेरे साथ ही यहाँ भेज देता तो मुझे कम से कम 2 दिन बोरियत में तो ना गुजारने पड़ते। शाहबाल ने कहा तो इस बार कैथी हंस पड़ी। अच्छा बताओ क्या पैगाम है चीफ का? चंद लम्हों बाद शाहबाल ने पूछा। डॉक्टर जरार रिजवी की रिहाइशगाह का पता चल गया है, कैथी ने कहा तो शाहबाल भी एहतियात उछल पड़ा। गुड शो, कैसे पता चला उसकी रिहाइशगाह का? शाहबाल ने पूछा। ये चीफ ने नहीं बताया, उसके अपने ज़राए हैं, हमें इसलिए क्या उससे क्या लेना देना। हमने यहाँ अपना काम करना है और यही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि हमें डॉक्टर जरार रिजवी की रिहाइशगाह का पता चल गया, वरना न जाने उसकी तलाश में कहाँ कहाँ जूतियाँ चढ़ानी पड़ती। कैथी ने कहा हाँ ये तो है, कहाँ रहता है डॉक्टर जरार रिजवी? शाहबाल ने कहा तो कैथी ने हैंडबैग का एक खुफिया हिस्सा खोला और उसमें से कागज़ निकालकर शाहबाल की तरफ बढ़ा दिया। शाहीनाबाद, ये तो कोई नवाही कस्बा मालूम होता है। शाहबाल ने कागज़ पर लिखा हुआ पता देखते हुए कहा हाँ, और चीफ ने एक आदमी की टिप भी दी है, उसका ताल्लुक हमारी एजेंसी से ही है, इस मामले में वो हमारी मदद कर सकता है। कैथी ने कहा कौन है वो? शाहबाल ने पूछा। हेनरी नाम है उसका और वो यहाँ ब्लैकवुड क्लब का जनरल मैनेजर और मालिक है। वो हमारे मिशन में भी हमारा साथ देगा और मिशन मुकम्मल होने के बाद वो हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकाल भी देगा। कैथी ने कहा गुड शो, फिर तो हमें आज उससे मिलना ही चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द अपना मिशन मुकम्मल कर सकें। शाहबाल ने कहा हाँ ये ज़रूरी है। कैथी ने कहा तुम तवील सफ़र करके आई हो, कुछ देर आराम करना चाहो तो कर लो, हम शाम को हेनरी के पास जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। शाहबाल ने कहा ठीक है। कैथी ने इस बात में सर हिलाकर कहा कुछ मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? शाहबाल ने कहा एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट से मैं खाना खाकर आई हूँ, हाँ पीने के लिए कुछ मंगवा लो। कैथी ने कहा तुम्हारी पसंदीदा ड्रिंक ब्लैंक विंड मंगवा लेता हूँ जो यहाँ दस्याब भी है और जो मैं ये ड्रिंक पीता रहा हूँ ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हें याद रख सकूँ। शाहबाल ने कहा तो कैथी बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ी। इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था, उसके एक हाथ में सुबह का अखबार था और दूसरे हाथ में चाय का कप। वो चाय की सिर्फ लेता हुआ अखबार देख रहा था। सुलेमान अभी तक गाँव से लौट कर नहीं आया, इसलिए जाहिर है उसे अपने लिए किचन में जाकर खुद चाय बनानी पड़ती थी। उसने चाय का कप हाली कप मेज़ पर रखा कि कारबेल की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेएहतियात चौंक पड़ा। सुबह सुबह कौन आ गया? इमरान ने अखबार मेज़ पर रखकर सोफे से उठते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी नागवारी के तासुरात उभर आए। वो तेज से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? सफदर हो इमरान साहब। बाहर से सफदर की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। उसने लाख खोलकर दरवाज़ा खोल दिया। आज अब सुबह दरवाज़ा खोलने आए हैं? क्या सुलेमान नहीं है फ्लैट में? सलाम दुआ के बाद सफदर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा नहीं, वो अपने किसी अजीज़ की वफ़ात पर अबाई गाँव गया है, कई रोज़ तक उसकी वापसी मुमकिन नहीं। इमरान ने दरवाज़ा बंद करके उसे लाक लगाकर वापस सीटिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा क्यों वो इतने रोज़ वहाँ क्या करेगा? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा उससे डर होता है कि मुर्दा दोबारा जिंदा होकर कब्र से बाहर ना आ जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर बेएहतियात हंस पड़ा। फिर तो सुलेमान को दिन रात कब्रिस्तान में अपने अजीज की कब्र की रखवाली करने में ही गुजारने पड़ते होंगे। सफदर ने सोफे पर बैठते हुए कहा हाँ, वो कब्र के सरहाने बैठकर मुर्दे को मुसलसल गला फाड़ फाड़ कर लोरियाँ सुनाता रहता है ताकि वो अपनी नींद से ना जाग सके। इमरान ने कहा तो सफदर बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, फिर तो सी लोरियाँ सुनकर इर्द गिर्द की कब्रों के मुर्दे भी उठकर वहाँ से भाग जाते होंगे। सफदर ने हंसते हुए कहा मुर्दे तो नहीं, लेकिन वहाँ अपने अजीज़ों की कब्रों पर फातिहा होने के लिए आए हुए अफराद ज़रूर उसकी भयानक आवाज़ सुनकर उस कदर खौफज़दा होते हैं कि भाग जाते हैं। इमरान ने कहा तब तो सुलेमान काफ़ी फ़ायदा में रहता होगा, जूतियाँ भी आजकल सस्ती नहीं मिलती। सफदर ने कहा। उसके खूबसूरत जवाब पर इमरान भी बेएहतियात हंस पड़ा। नाश्ता तो कराए हो तुम? इमरान ने कहा जी हाँ, बेफिक्र रहें, मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा फिर तो तुम्हें चाय पीने की भी हाजत ना होगी। हुई तो मेरी तरफ से एडवांस में माजत कबूल कर लो कि किचन में ना तो दूध है, ना पत्ती और ना चीनी। ये सुलेमान का शौब है, उसे तो बाजार वाले उधार दे देते हैं, लेकिन मेरी शक्ल देखते ही वो अपनी दुकानों पर दूध, चीनी और पत्ती के खत्म होने का बोर्ड आवेजा कर देते हैं। इमरान ने कहा तो सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। मैं चाय भी पीकर आया हूँ और आपको मालूम है कि मैं चाय बहुत कम पीता हूँ। सफदर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, चाय सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए उसे कम ही पीना चाहिए। इमरान ने बड़े नासेहाना अंदाज में कहा जी हाँ, अभी शायद कम ही पीते हैं। सफदर ने सामने पड़े हुए हाली कप की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा और नहीं तो क्या, दिन में यही 10-12 कप, इसके बाद मैं चाय के हाली कप को भी हाथ नहीं लगाता। इमरान ने कहा तो सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? इमरान ने कहा और हाँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। सफदर ने संजीदा होते हुए कहा कौन सी बात? इमरान ने कहा रैक्स और एंड्रिया तो यहाँ से वापस जा चुके हैं, लेकिन मुझे एयरपोर्ट की रेस्टोरेंट में मौजूद एक और लड़की और एक मर्द पर शक हुआ कि उनका ताल्लुक इसराइल एजेंसी हाफ से है जो एक्रीमा में काम करती है। सफदर ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। लड़की और मर्द? कौन लड़की और मर्द? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा लड़की और मर्द का नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जिस तरह मुझसे कुछ वास्ते पर बैठे नाश्ता करते हुए आपस में फ्रांसी ज़ुबान में बातें कर रहे थे, इससे मुझे उन पर शक हुआ। उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे उन्हें यकीन हो कि उनके इर्द गिर्द मौजूद कोई शख्स फ्रांसी ज़ुबान नहीं जानता होगा। सफदर ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासरात फैल गए। क्या कह रहे थे वो?
इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, उन्होंने आपका नाम लिया था, वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि इमरान को खबर ना हुई और आसानी से उनका मिशन मुकम्मल हो गया, वरना शायद वो इतनी जल्दी मिशन मुकम्मल करके यहाँ से नहीं निकल सकते थे। सफदर ने कहा, अरे और क्या बात की थी उन्होंने? मर्द कह रहा था कि ये इमरान की खुशकिस्मती है कि वो उनके सामने नहीं आया, वरना इस बार उसके हाथों जिंदा ना बचता। उसने भी यही कहा कि जब चीफ हाफ ने उन्हें फ्री हैंड दिया था कि अगर इमरान या बाकी सीक्रेट सर्विस उनके रास्ते में आई तो वो उनकी लाशें गिरा दें, लेकिन कोई उनके रास्ते में ना आया और उनका मिशन मुकम्मल हो गया, इसलिए उनका यहाँ से जल्द निकल जाना ही बेहतर है। सफदर ने कहा, मिशन के बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने? इमरान ने पूछा, नहीं, वो यही बातें करके खामोश हो गए। उन्हें खामोश देखकर मैंने सोचा कि मुझे फौरी तौर पर कॉल करके मिस जूलिया को सारी बातें बता देनी चाहिए ताकि वो चीफ को बता दें। कॉल करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर गया था, लेकिन मिस जूलिया का नंबर ऑफ जा रहा था, शायद उनके सेल फोन की बैटरी डाउन थी। जब मेरा मिस जूलिया से रब्ता ना हुआ तो मैं वापस रेस्टोरेंट में गया, लेकिन मेरे आने से पहले वो दोनों वहाँ से उठकर निकल गए। वो दोनों रेस्टोरेंट के मेन दरवाजे से निकलने की बजाय एयरपोर्ट के लाउंज में जाने वाले दरवाजे से निकले थे। इस वक्त तक क्रीम में जाने वाली एक फ़्लाइट का ऐलान हो चुका था। मैं फ़ौरन इंक्वायरी काउंटर की तरफ गया तो मुझे बताया गया कि क्रीम में जाने वाली फ़्लाइट तैयार है और अगले 10 मिनट में वो परवाज़ करने वाली थी। मैं 10 मिनट में कुछ ना कर सका और दोनों फ्लाइट में सवार होकर निकल गए। सफदर ने कहा, उन दोनों के हुलिये क्या थे? इमरान ने पूछा तो सफदर उनके हुलिये बताने लगा। हाँ, तो ये टाइगर गर्ल और शार्प वाइल थे। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा, टाइगर गर्ल, शार्प वाइल? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, दोनों का ताल्लुक हाफ एजेंसी से है। तुमने जो हुलिये बताए हैं उससे पता चलता है कि वो दोनों मेकअप में थे, लेकिन मेकअप में टाइगर गर्ल, जिसका असल नाम कैथी है, वो कान पर सुर्ख सितारों जैसे दो कुदरती दिलों का निशान छुपाना भूल गई थी। और शार्प वाइल की निशानी यही है जो तुमने बताई है कि उसके दाएं हाथ की छंगली कटी हुई है। इमरान ने कहा, अरे तो क्या वो यहाँ कोई हाथ मिशन मुकम्मल करने आए थे? तुमने जो बातें बताई हैं उनसे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो हाथ मिशन ही मुकम्मल करके गए हैं। इमरान ने कहा, क्या मिशन हो सकता है उनका? सफदर ने पूछा, मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल अब मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि शाहबाल और टाइगर गर्ल का एक साथ पाकिस्तान में होना नेक शगुन नहीं था। वो जहाँ कोई बड़ा हाथ ही मार कर गए होंगे। इमरान ने कहा, कैसे मालूम करेंगे आप? सफदर ने पूछा, चीफ से बात करना पड़ेगी। चीफ यकीनन में अपने फॉरेन एजेंट्स को अलर्ट कर सकता है जो एयरपोर्ट पर ही उन दोनों की निगरानी करेंगे, और जाहिर है ये दोनों हाफ एजेंसी की चीफ को रिपोर्ट देंगे तो असल बात सामने आ ही जाएगी। इमरान ने कहा, जी हाँ, दूसरा काम यहाँ भी हो सकता है। सफदर ने कहा, दूसरा काम क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा, ये दोनों लाजमन यहाँ किसी होटल में ठहरे होंगे, उनकी सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती है। सफदर ने कहा, हाँ, ये भी किया जा सकता है। इमरान ने कहा, और उसने सामने में सर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया, फिर दानिश मंजिल के नंबर प्रेस करने लगा। जैसे ही दूसरी जानिब बेल जाने की आवाज़ सुनाई दी, उसने लाउडर का बटन ऑन कर दिया। एक्सट्रो रब्ता मिलते एक्सट्रो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी, अपनी फ्लाइट में से, इमरान बोल रहा हूँ, चीफ मेरे पास सफदर मौजूद है, उसने मुझे एक इंतहाई हैरत अंगेज़ खबर दी है। इमरान ने बड़े मुदबाना लहजे में कहा, तमीद मत बांधो, असल बात करो, बल्कि सफदर से मेरी बात कराओ। चीफ का लहजा इंतहाई सर्द हो गया, आप तो मुझे डांट रहे हैं, जाइए, मैं नहीं करता आपसे बात। इमरान ने यूं मुंह बनाकर कहा जैसे डांट पड़ने से बीवी रूठ जाती। उसने रिसीवर सफदर की तरफ बढ़ा दिया। सफदर ने उससे फ़ौरन रिसीवर झपट लिया, जैसे से अच्छा हो कि इमरान की बातों से चीफ का गुस्सा ना बढ़ जाए और वो उसे इमरान को गोली मारने का हुक्म ना दे दे। सफदर बोल रहा हूँ चीफ, सफदर ने मौजबाना लहजे में कहा, क्या बताया तुमने इमरान को? चीफ की ग्राहत आवाज़ सुनाई दी तो सफदर ने वो तमाम बातें दोहरा दी जो उसे इमरान को बताई थी। तो तुम ये सब बताने के लिए इमरान के पास क्यों आए थे? तुम्हें जूलिया के पास जाना चाहिए था, वो मुझे फ़ोन करती। चीफ ने सख्त लहजे में कहा, सॉरी चीफ, मैं मिस जूलिया की तरफ ही जा रहा था, रास्ते में इमरान साहब का फ्लाइट आ गया तो मैं उनसे मशवरा करने के लिए रुक गया। सफदर ने माजत भरे लहजे में कहा, आइंदा ऐसी गलती ना करना, उसे अहमक से बात करने की बजाय जूलिया से बात किया करो। एक्सटू ने कहा, यस चीफ। सफदर ने मोदबाना लहजे में कहा, ठीक है, मैं फॉरेन एजेंट्स को अलर्ट कर देता हूँ, वो खुद ही इस मामले को संभाल लेंगे। चीफ ने कहा और साथ ही रब्ता ख़त्म कर दिया। चीफ से बात करते हुए आप कुछ तो सोच लिया करें इमरान साहब, किसी दिन चीफ ने आपको सचमुच गोली मरवा देनी है। सफदर ने रिसीवर केटल पर रखते हुए कहा, कौन सी, खट्टी या मीठी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई गोली खट्टी होगी या मीठी मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन आप सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। सफदर ने कहा, आप ऊपर कहाँ? छत पर? छत पर नहीं, आसमान पर। चलो अच्छा है, इस तरह बगैर टिकट के मैं जन्नत की भी सैर कराऊंगा, और हाँ, अगर वहाँ मुझे कोई हूर पसंद आ गई तो मैं उसे अपने साथ ही ले आऊँगा और उसे अपनी फ्लाइट को जन्नत बनाऊंगा। इमरान ने कहा तो सफदर भी एहतियात हंसपड़ा उठकर खड़ा हो गया। अरे अरे, कहाँ चल दिए? बैठो, सुलेमान आ जाएगा तो उसके हाथ की बनी हुई चाय पीकर जाना। इमरान ने कहा, उसके आने में 2-4 हफ्ते लग सकते हैं, तब तक क्या मैं उसका इंतज़ार करता रहूँगा? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक वो नहीं आ जाता उस वक्त तक तुम बाजार से चाय का सामान लाते रहना और मेरे साथ रहकर खुद भी ऐश करना और मुझे भी कराना। इमरान ने कहा तो सफदर की हंसी तेज़ हो गई। ठीक है, सोचूंगा इस बारे में, अल्लाह हाफिज़, सफदर ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान भी उठकर उसके पीछे आया। सफदर के बाहर जाते उसने दरवाज़ा बंद करके लॉक किया, फिर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। उसने फ़ोन का रिसीवर उठा और एक बार फिर दानिश मंजिल के नंबर प्रेस करने लगा। X2। रब्ता मिलते ही X2 की महसूस आवाज़ सुनाई दी, इमरान बोल रहा हूँ ताहिर। इमरान ने संजीदगी से कहा, अरे आप सफदर चला गया? हाँ, वो चला गया, इमरान ने जवाब दिया। तो क्या आपके ख्याल में दोनों वाकई हाफ एजेंसी के एजेंट थे? ब्लैक जीरो ने कहा। सफदर ने उनकी जो हुलिया जो निशानियाँ बताई हैं वो शाह बायल और कैथी के हैं। कैथी जो टाइगर गर्ल कहलाती है। इमरान ने जवाब दिया। तो क्या वो वाकई यहाँ कोई यह मिशन मुकम्मल करके गए हैं?
ब्लैक जीरो ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। वो दोनों इंतहाई तरबियत याफ्ता और फास्ट एजेंट हैं। ब्लैक जीरो अगर वो यहाँ थे और उन्होंने अहम मिशन का कहा है तो फिर उनका मिशन अहम ही होगा। इमरान ने कहा, मैं फॉरेन एजेंट को कह देता हूँ कि वो उन्हें एयरपोर्ट से अगवा कर लें ताकि उनसे तफसीलात उगलवाई जा सकें। ब्लैक जीरो ने कहा, नहीं, वो दोनों फॉरेन एजेंट से बस का रोक नहीं, उल्टा फॉरेन एजेंट्स उनकी नज़रों में आ जाएंगे। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा, तो फिर क्या किया जाए? ब्लैक जीरो ने पूछा, फॉरेन एजेंट से कहो कि वो हाफ क्लब के जनरल मैनेजर हाफ पर नज़र रखें, जो हाफ एजेंसी का भी चीफ है। नज़र रखने के साथ वो उनके फ़ोन टेप करें। शाहबाल और कहते यकीनन हाफ को मिशन की रिपोर्ट देंगे, तब शायद मालूम हो जाए। इस वक्त तक मैं उन दोनों की यहाँ की सरगर्मियों का पता चलाता हूँ। इमरान ने कहा, जहाँ अब उनकी सरगर्मियों का कैसे पता चलेगा? ब्लैक जीरो ने कहा, वो यहाँ किसी होटल में रहे होंगे, उनका यहाँ किसी ना किसी से तो रब्ता हुआ होगा। मैं टाइगर की ड्यूटी लगाता हूँ, वो होटलों और क्लबों की छानबीन करे, हो सकता है कि उसके हाथ को क्लू लग जाए। इमरान ने कहा, आप कहें तो मैं इमरान की भी ड्यूटी लगा दूँ कि वो यहाँ के होटलों और क्लबों की छानबीन करे। ब्लैक जीरो ने कहा, नहीं, इन कामों में टाइगर ज़्यादा महारत रखता है, मैं उसे इन दोनों के हुलिये बता दूंगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम कर लेगा। इमरान ने कहा, ओके, मेरे लिए और कोई हुक्म? ब्लैक जीरो ने कहा, तुम फॉरेन एजेंटों को अलर्ट कर दो और उनसे रिपोर्ट मिलने पर मुझे बता देना। इमरान ने कहा, ओके। ब्लैक जीरो ने कहा। इमरान ने रिसीवर केडर पर रख दिया। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर वो उठा और कमरे में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़िया। उसने अलमारी खोलकर उसके खुफिया खाने से ट्रांसमीटर निकाला और उसे लेकर वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया और फिर वो ट्रांसमीटर पर टारगेट की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके वो टारगेट को कॉल देने लगा। यस टाइगर, अटेंडिंग ओवर। राब्ता मिलते ही टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने कहा, यस टाइगर, यस बॉस। टाइगर ने नहायत मोदबाना लहजे में कहा। तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। उसे शाहबाल और कहती कि होली और उनकी निशानियाँ भी बता दी और उसे हुक्म दिया कि वो होटल क्लबों की चेकिंग करे और मालूम करे कि ये दोनों कहाँ ठहरे थे और किन सरगर्मियों में मुलविस थे। टाइगर को अहकाम देकर इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो वाकई शाहबाल और कहती कि पाकिस्तान अहमद और मिशन मुकम्मल करके वापस जाने का सुनकर गहरी सोच में पड़ गया था कि आखिर वो दोनों पाकिस्तान कब आए और उन्होंने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कौन सा मिशन मुकम्मल किया। वो सोचता रहा। 2 घंटे बाद ट्रांसमीटर की सीटी बज उठी तो इमरान चौंक पड़ा। उसने ट्रांसमीटर उठाकर एक बटन प्रेस किया तो टाइगर की कॉल सुनाई दी। जैसे इमरान अटेंडिंग ओवर। टाइगर बोल रहा हूँ, बॉस। ओवर। टाइगर ने कहा, कुछ पता चला? ओवर। इमरान ने संजीदगी से कहा, यस बॉस, मैंने मालूम कर लिया। आपने जिन गैर मुल्की एजेंटों के मुझे हुलिये बताए थे, उन हुलियों के अफराद को ब्लैकवुड क्लब का जनरल मैनेजर हेनरी एयरपोर्ट छोड़ने गया था। वो उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस चला गया और मैंने ब्लैकवुड क्लब में भी इंक्वायरी की। वो दोनों गुज़िश्ता चंद रोज़ से ब्लैकवुड क्लब में मौजूद थे और हेनरी की कार उनके इस्तेमाल में थी। ये दोनों हेनरी के साथ शहर से बाहर भी गए थे और फिर हेनरी ने उनके लिए एक्रीमा की टिकट्स बुक कराई थी। ओवर। क्या ये मालूम हुआ कि दोनों हेनरी के साथ शहर से बाहर कहाँ गए थे? नहीं, लेकिन मैं जल्द ही मालूम कर लूँगा। ओवर। टाइगर ने कहा, तुम हेनरी को अगवा करके उसे राना हाउस में ले आओ, मैं उससे खुद पूछ करूँगा। ओवर। इमरान ने कहा, हेनरी के ऑफिस में कोई खुफिया रास्ता नहीं है, उसके क्लब में मुसल्ले गुंडे मौजूद हैं। अगर मैंने वहाँ से हेनरी को निकालने की कोशिश की तो मुझे उन सब गुंडों का खात्मा करना पड़ेगा। अगर आप उसकी इजाज़त दें तो मैं हेनरी को वहाँ से निकाल लाता हूँ। ओवर। टाइगर ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। तुम्हें इसी रिहाइशगाह का इल्म है? ओवर। इमरान ने पूछा, यस बॉस, इसी रिहाइशगाह कासिम रोड पर है और वहाँ उसके साथ सिर्फ 4 मुलाजिम रहते हैं क्योंकि हेनरी का ज़्यादा वक्त क्लब में ही गुजरता है। ओवर। टाइगर ने कहा, तो फिर नज़र रखो, जब हेनरी अपनी रिहाइशगाह जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, हम उसे रिहाइशगाह में काबू करेंगे। ओवर। इमरान ने कहा, यस बॉस। ओवर। टाइगर ने कहा और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। 1 घंटे के बाद दोबारा ट्रांसमीटर की सीटी बज उठी तो इमरान ने कॉल अटेंड की। बॉस हेनरी क्लब से उठकर अपनी रिहाइशगाह की तरफ गया है। ओवर। टाइगर ने कहा, गुड शो, तुम इस वक्त कहाँ हो? ओवर। इमरान ने पूछा, मैं इस वक्त कासिम रोड के कार्नर पर मौजूद हूँ। ओवर। टाइगर ने कहा, ओके, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। इमरान ने कहा और फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर बाद वो कार में सवार कासिम रोड की तरफ उड़ा जा रहा था। 20 मिनट बाद इमरान कासिम रोड पहुंच गया जहां एक कार्नर पर उसे टाइगर की कार दिखाई दी। टाइगर कार से टेक लगाए बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ा था। इमरान ने कार उसके पास ले जाकर रोक दी कि अभी तक वो रिहाइशगाह में ही मौजूद है। सलाम दुआ के बाद इमरान ने पूछा, यस बॉस। टाइगर ने जवाब दिया, तुमने अपनी कार लॉक कर दी है? इमरान ने पूछा, यस बॉस। इमरान ने उसी अंदाज में कहा, बैठो। इमरान ने कहा तो टाइगर इस बात में सर हिलाता हुआ फ्रंट से घूमकर आया और साइड से दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ गया। उसके बैठते ही इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद टाइगर उसे इंतहाई जदीद शानदार तरफ से बनी हुई रिहाइशगाह के सामने ले आया। गेट पर कोई नहीं था कि चूँकि नई तामीर होने वाली कॉलोनी थी इसलिए वहाँ रिहाइशगाहों की तादाद बेहद कम थी और वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोठी में गैस कैप्सूल फायर करो, फिर दीवार फांद कर अंदर जाओ और गेट खोल दो, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और कार से निकलकर बाहर आ गया। उसने कोठी की अंदरूनी जेब से गैस कैप्सूल फायर करने वाली गन निकाली और गेट की तरफ बढ़ गया। उसने एक के बाद दिखे गेट के ऊपर से कोठी के अंदर 4 कैप्सूल फायर किए, फिर गन जेब में डालकर गेट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हे वो गेट के पास रुका रहा ताकि अंदर मौजूद गैस का असर ज़ायल हो जाए। फिर जब उसे यकीन हो गया कि गैस का असर ख़त्म हो गया होगा तो वो गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। थोड़ी देर बाद इमरान ने गेट खुलते देखा तो वो कार कोठी के अंदर ले गया। पोर्च में पहले से एक कार मौजूद थी। इमरान ने अपनी कार उस कार के उकब में रोकी और फिर कार से निकलकर बाहर आ गया। इस वक्त तक कोठी से गैस के असरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे। इमरान और टाइगर कोठी के रिहायशी हिस्से में दाखिल हुए और रिहाइशगाह का जायज़ा लेने लगे।
एक कमरे में दाखिल होकर वो बेएहतियात चौंक पड़े। कमरे में बेड पर एक मर्द और औरत बेहोश पड़े थे। इस औरत को उठाकर किसी और कमरे में डाल दो, इस दौरान मैं कोठी का एक राउंड लगा लेता हूँ। इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और बेड की तरफ बढ़ गया। इमरान कमरे से निकला और रिहाइश का आकर राउंड लगाने लगा। सहन के एक हिस्से में उसे एक मुलाजिम टाइप आदमी बेहोश पड़ा दिखाई दिया। 2 आदमी किचन में बेहोश थे और चौथा मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर में पड़ा था जो कोठी के उगबे हिस्से में था। कोठी का राउंड लगाकर इमरान जब वापस उस कमरे में आया जहां औरत और मर्द बेहोश पड़े थे तो ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि टाइगर ने मर्द को उठाकर एक कुर्सी पर डाल उसे रस्सी से जकड़ रखा तो उसे शायद वहां से रस्सी का बंडल मिल गया था। क्या ये हेनरी है? इमरान ने पूछा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। गुड शो, अब किचन से पानी लाकर इसकी हालत में टिपका दो, ये होश में आ जाएगा, इमरान ने कहा तो टाइगर सर हिलाता और बाहर आ गया। फिर किचन से पानी की एक बोतल ले आया। उसने हेनरी का सर ऊंचा किया और फिर उसका मुंह खोलकर बोतल से उसके मुंह में पानी डालने लगा। बस बहुत है, इमरान ने कहा तो टाइगर सर हिलाकर पानी की बोतल ये पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद हेनरी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे। फिर उसकी आंखें खुल गई। चंद लम्हों बाद वो नींद बेहोशी में रहा। ऐसा ऐसा उसका शोर बेदार होने लगा। शोर बेदार होते उसने भी एहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि कुर्सी पर बंधा हुआ है तो उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासरात उभर आए। ये क्या है? क्या मतलब? टेंसी कहाँ है? हेनरी ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा। तुम्हारा नाम हेनरी और तुम ब्लैकवुड क्लब के जनरल मैनेजर हो? इमरान ने उसके सामने आते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और तुम मेरी रिहाइशगाह और मेरे बेडरूम में कैसे आ गए? ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है? हेनरी ने परेशानी के आलम में कहा। तुम्हारे पास हाफ एजेंसी के 2 एजेंट जिनके असल नाम शाहबाल और कहती हैं आए और तुम्हारे साथ ही क्लब में रहे। उन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर कोई मिशन मुकम्मल किया है और फिर तुम उन्हें खुद एयरपोर्ट छोड़कर आए हो। क्या ये सच है? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ये क्या बकवास है? कौन शाहबाल और कहती? मैं किसी को नहीं जानता, हेनरी ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। हैरत के झटके से निकलने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब वो पूरी तरह से संभल चुका था। उसे जानते हो? इमरान ने टाइगर की तरफ इशारा करते हुए कहा तो हेनरी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। नहीं, मैं उसे नहीं जानता, हेनरी ने कहा। तुम एक्टीमियन हो? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, हेनरी ने इस बात में सर हिलाया। कब से हो यहाँ? इमरान ने उसी अंदाज में पूछा। 10 सालों से। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, वरना मेरे आदमी तुम दोनों की बोटियां उड़ा देंगे, हेनरी ने तैश भरे लहजे में कहा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ टाइगर? ये 10 सालों से यहाँ धंधा कर रहा है और फिर भी जिंदा है, इमरान ने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। ये मुकामी सतह का बदमाश है बॉस, ये और उसके साथ ही 3rd क्लास गुंडे हैं, इसलिए मैंने उन पर तवज्जो ना दी, टाइगर ने जवाब दिया। हाँ, तो फिर तुम इसे अपनी जुबान में समझाओ कि मेरे सामने झूठ ना बोले, वरना, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, टाइगर ने इंतहाई सादतमंदी से कहा और उसके साथ ही उसने अपनी पतलून का एक पांचा उठाया। उसकी टांग पर चमड़े की एक पट्टी बंधी हुई थी जिसमें तेज और पतली धार वाला हंजर अटसा हुआ था। उसने हंजर निकाला और हेनरी की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में हंजर देकर हेनरी की आंखों में खौफ भरा और टाइगर की तरफ सहमी हुई नजरों से देखने लगा। ये क्या मतलब? ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मैं कहता हूँ, रुक जाओ, हेनरी ने टाइगर को जारहाना अंदाज में की तरफ बढ़ते देखकर खौफ से चीखते हुए कहा। इसे रोकने का एक ही तरीका है, सच सच बता दो, इमरान ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी एजेंट को नहीं जानता, हेनरी ने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। मगर दूसरे लम्हे कमरा उसके हलक से निकलने दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। टाइगर ने हंजे से उसके नाक का सिरा उड़ा दिया। बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा मिशन मुकम्मल किया है तुमने उन एजेंटों के साथ मिलकर? बोलो, टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। एक बार फिर हंजर चलाया तो कमरा हेनरी की चीखों से लर्ज उठा। इस बार टाइगर ने सिगार पर लंबा कट लगाया। उसकी कटी हुई नाक और गाल से खून रसने लगा और हेनरी तकलीफ भरे अंदाज में बुरी तरह से सर मारने लगा। उसका चेहरा भयानक मौत के तस्वर से ही यकलहत जर्द पड़ गया था। बोलो वरना, हेनरी ने कहा। उसका हाथ फिर घुमा और इस बार हेनरी की गर्दन पर एक लंबा कट लगता चला गया। टाइगर ने हंजर इस अंदाज में चलाया था कि हेनरी की गर्दन की सिर्फ खाल ही गई थी, उसकी गर्दन की कोई रग नहीं कटी थी। कट लगने से वहाँ खून की सोख लकीर उभर आई। एक लम्हे के लिए हेनरी को यही महसूस हुआ जैसे उसकी शारक कट गई हो। मैं सच बोल रहा हूँ, हेनरी ने बुरी तरह डरती हुई आवाज़ में कहा। उसका जिस्म अब खौफ की शिद्दत से बुरी तरह से कांपने लगा। बोलो जल्दी वरना, टाइगर ने गिराहट भरे लहजे में कहा। उसने हंजर वाला हाथ ऊपर उठाया तो हेनरी बुरी तरह से चीख उठा। रुको रुको, बताता हूँ, फारगार्ड से रुक जाओ, हेनरी ने चीखते हुए कहा। तो टाइगर का हाथ रुक गया। अब तुम्हारी जुबान से सच निकलना चाहिए वरना मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगा, टाइगर ने इस कदर सर्द लहजे में कहा कि हेनरी उसका सर्द लहजा सुनकर पूरी जान से लर्ज उठा। वो एक डॉक्टर को कत्ल करना चाहते थे, हेनरी ने लरजते हुए लहजे में कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। डॉक्टर कौन? डॉक्टर, वो एक साइंसदान है, डॉक्टर जरार रिजी, हेनरी इस अंदाज में जवाब दिया तो इमरान यूं उछला जैसे उसके पैरों में बम आ गिरा हो। डॉक्टर जरार रिजी?
क्या उन्होंने इसे कत्ल कर दिया? हाँ, हैंडी ने जवाब दिया। तो इमरान को अपने दिमाग में अंधेरा सा भरता हुआ महसूस हुआ। डॉक्टर जरार रिजवी हलाक हो गया और उसकी हलाकत के बारे में उसे कोई खबर ही नहीं। बताओ जल्दी, कैसे हलाक किया उन्होंने डॉक्टर जरार रिजवी को, और वो उस तक कैसे पहुंचे थे? इमरान ने इंतहाई गुराहट भरे लहजे में कहा। डॉक्टर जरार रिजवी किसी खुफिया लेबॉरेटरी में काम करता था। मैंने अपने जराये से उसकी रिहाइशगाह ट्रेस कराई जो एक नवाही कस्बे शाहीनाबाद में थी। ये इत्तफाक ही था कि मेरे क्लब का एक बदमाश जिसका नाम जैगर था शाहीनाबाद का रहने वाला था। जहाँ उसकी रिहाइशगाह थी वहाँ से कुछ दूर डॉक्टर जरार रिजवी की रिहाइशगाह थी। एक रोज़ डॉक्टर जरार रिजवी का मुलाजिम एक रोड पर जैगर की तेज़ रफ्तार कार से टकरा गया। वो हादसा जख्मी हो गया। जैगर ने उसका हुलिया देखकर अज़राही हमदर्दी एक अस्पताल में उसकी मरहम पट्टी कराई, फिर उसे अपनी कार में उसकी रिहाइशगाह पर छोड़ने चला गया। जख्मी मुलाजिम को देखने के लिए दूसरे मुलाजिमों के साथ डॉक्टर जरार रिजवी भी सामने आया था। जैगर ने उसे देख लिया। वो उसका नाम नहीं जानता था और ना ही उसे ये पता था कि वो ये साइंसदान है। जब मैंने अपने आदमी को डॉक्टर जरार रिजवी की तलाश करने के लिए उसकी तस्वीरें दी तो जैगर उसकी तस्वीर देखकर चौंक पड़ा। उसने मुझे बताया कि वो इस आदमी को जानता है। डॉक्टर जरार रिजवी शाहीनाबाद में अपनी असल हुलिये में रह रहा था। चनाचे मैंने फौरी तौर पर उसकी रिहाइशगाह की निगरानी करानी शुरू कर दी। डॉक्टर जरार रिजवी बहुत कम अपनी रिहाइशगाह में आता था। लेबॉरेटरी में जाने के लिए वो मेकअप में आता जाता था, फिर वो शायद रिहाइशगाह में वापस आकर अपना मेकअप खत्म कर देता। क्योंकि मुझे इसका इल्म हो चुका था इसलिए मैं शाहबाल और कैथी को वहाँ ले गया और हमने डॉक्टर जरार रिजवी के तमाम मुलाजिम उसके गार्ड से गोलियां मारकर हलाक कर दिया और उनकी जगह मेरे आदमी ने ले ली। डॉक्टर जरार रिजवी 2-3 दिन बाद अपनी रिहाइशगाह में चक्कर लगा था। जब हमने उसकी रिहाइशगाह का कंट्रोल संभाला तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन वो उसी शाम वापस आ गया। जैसे ही रिहाइशगाह में आया हमने उसे काबू कर लिया। फिर शाहबाल और कैथी ने उस पर तशद्दुद किया और उससे चंद फार्मूला का पूछा जो रिहाइशगाह के एक तय खाने के किसी खुफिया सेफ में रखे थे। डॉक्टर जरार रिजवी की तशद्दुद से हालत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए उसने तय खाने और वहाँ मौजूद खुफिया सेफ के बारे में बता दिया और खुफिया सेफ खोलने का कोड भी। शाहबाल और कैथी ने सेफ खोलकर वहाँ से फार्मूले निकाले जो एक बड़ी मेमोरी वाली माइक्रोफिल्म में रिकॉर्ड थे। उनकी चेकिंग के बाद वो तहखाने से बाहर आ गई। फिर शाहबाल ने डॉक्टर जरार रिजवी के सर में गोली मारकर उसे हलाक कर दी और हम सब वहाँ से निकल आए। यही इनका मिशन था। शाहबाल के कहने पर मैंने फौरी तौर पर उनके लिए अक्रीमा की टिकट्स बुक कराई। 3 घंटों के बाद अक्रीमा की एक फ़्लाइट थी। इत्तेफाक से मुझे उसी फ़्लाइट की टिकट मिल गई तो मैं उन्हें लेकर एयरपोर्ट पहुँच गया और फिर उन्हें वहाँ छोड़कर मैं वापस आ गया। हैंडी ने तफसील बताते हुए कहा, हाँ कितनी देर पहले डॉक्टर जरार रिजवी को हलाक किया गया है? इमरान ने घबराते हुए पूछा। 8 घंटे पहले। इसीलिए अब तक किसी को उनकी हलाकत की खबर नहीं मिली और मेरी इतला के मुताबिक डॉक्टर जरार रिजवी रिहाइशगाह आने के बाद अगली शाम वापस लेबॉरेटरी जाते हैं। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तो मुझे आज़ाद छोड़ दो। हैंडी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, ये बताओ वो दोनों यहाँ से क्रीमा की किस सियासत में गए हैं? इमरान ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, उनकी टिकट वेलिंगटन के लिए है, लेकिन फ़्लाइट अक्रीमा की मुख्तलिफ रास्तों में रुकने के बाद वेलिंगटन पहुँचती है, इसलिए वो कहीं भी ड्रॉप हो सकते हैं। हैंडी ने जवाब दिया। टाइगर, यस बॉस, इसे ऑफ कर दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। इससे पहले कि हैंडी कुछ कहता, टाइगर का हंजर वाला हाथ हरकत में आया और हैंडी की चेहरक एक झटके से कट गई। वो बुरी तरह से तड़पने लगा। उसकी आंखें उबल पड़ी। चंद लम्हे तड़पने के बाद वो सागत हो गया। आओ अब चले, इमरान ने कहा तो टाइगर इस बात में सर हिलाते हुए हंजर पर लगा खून हैंडी के लिबास से साफ किया और उसे अपनी पुंडली पर मौजूद पट्टी में उड़स लिया। फिर वो दोनों तेज़ी से कमरे से निकलते चले गए। थोड़ी ही देर में इमरान की कार उसकी रिहाइशगाह से निकलकर उड़ी जा रही थी। डॉक्टर जरार रिजवी की हलाकत का सुनकर इमरान के दिमाग में मुसलसल धमाके हो रहे थे और ये सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था कि शाहबाल और कैथी डॉक्टर जरार रिजवी के खुफिया सेफ से फार्मूले भी उड़ाकर ले गए हैं। आप अपने ऑफिस में बैठा सेलफोन पर किसी से बात कर रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला। शाहबाल और कैथी एक साथ अंदर आ गए। उन्हें देखकर हाफ चौंक पड़ा। उसके होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ओके, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, आपने सेलफोन में कहा और फिर उसने सेलफोन ऑफ करके मेज़ पर रख दिया। आओ बैठो, आपने कहा तो शाहबाल और कैथी उसके सामने कुर्सियों पर बैठ गए। तो अब तुम छुट्टियाँ गुजारने के लिए वेनेजुएला जाने का प्रोग्राम बना रहे हो? आपने दोनों की तरफ और से देखते हुए कहा, सिर्फ छुट्टियां गुजारने नहीं, बहुत हमारा प्रोग्राम हनीमून मनाने का है। जब से हमारी शादी हुई है हम एक बार भी कहीं तफरी करने नहीं गए। पाकिस्तान से वापसी पर मैंने कैथी से वादा किया था कि इस बार मैं आपसे खसूसी तौर पर अपनी और उसकी छुट्टियों की दरख्वास्त करूँगा और फिर हम दोनों स्विट्ज़रलैंड या फिर वेनेजुएला जाएंगे। शाहबाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यस चीफ, और अगर इस बार शाह ने अपना वादा पूरा ना किया फिर मैं आइंदा उसके साथ किसी मिशन पर नहीं जाऊँगी और ना ही मैं उसके साथ रहना पसंद करूँगी। उसके रास्ते अलग होंगे और मेरे अलग। मैंने उससे शादी इसी शर्त पर की थी कि ये मुझे दुनिया घुमाएगा, लेकिन हमारी शादी को 6 माह हो गए और ये मुझे आज तक केप टाउन भी नहीं ले जा सका। कैथी ने कहा, हम मसरूफ़ थे हनी, तुम जानते हो कि हम यहाँ इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं। यहाँ हमें हर लम्हा अपनी ख्वाहिशात के से बालातर होकर अपने मफादात को पसे पुश डाल कर काम करना पड़ता है। सैर तफरी तो दूर की बात है, तुम जानते हो कि हमें एक साथ यहाँ होते हुए भी बाज़ औक़ात एक दूसरे से दूर और अलग रहना पड़ता है। शाह ने कहा, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, इस बार तुमने मुझसे वादा किया था, निभाना होगा हर हाल में। कैथी ने संजीदा और सहत लहजे में कहा, मैंने तुम्हारे सामने चीफ से बात की है, अब चीफ की मर्जी ये है कि ये हम दोनों की रुखसत कबूल करते हैं या नहीं। शाहबाल ने कहा, मुझे यकीन है चीफ, इस बार हमें अपनी लाइफ एंजॉय करने का एक मौका ज़रूर देंगे। क्यों चीफ? कैथी ने चीफ हाब की तरफ पुरउम्मीद नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम दोनों का हर लम्हा इसराइल के मुफाद के लिए तैयार रहना चाहिए।
आपने इंतहाई संजीदगी से कहा, हम इस बात से कब इनकार कर रहे हैं चीफ। हमारा तो जीना मरना ही ग्रेट इसराइल के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी लाइफ को भी भरपूर तरीके से एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। शाहवाल ने कहा, मैंने इस बात से कभी इनकार किया कि तुम रुखसत नहीं ले सकते या अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपने होंठ चबाते हुए कहा, तब फिर परेशानी किस बात की है चीफ, आप कुछ उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई अहम बात है तो बता दें, हम ग्रेट इसराइल और एजेंसी के मामलात के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। कैथी ने गौर से आपकी तरफ देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर वाकई उलझन और कदरे परेशानी के तासुरात दिखाई दे रहे थे। हाँ मैं परेशान हूँ, आपने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। क्या परेशानी है, शाहवाल ने पूछा। तुम दोनों ने जो मिशन पाकिस्तान में मुकम्मल किया, इसके बारे में इमरान को तमाम तफसीलात मिल चुकी हैं। वो हैंडी तक पहुंच गया था और उसने हैंडी से तमाम मालूमात गलवा कर उसे हलाक कर दिया। उसे ये भी मालूम हो गया है कि तुम दोनों ने पाकिस्तान जाकर डॉक्टर जरार रिजी को कत्ल किया है और उसके फार्मूलों की माइक्रोफिल्म उड़ा लाए हो। अब वो तुम दोनों से डॉक्टर जरार रिजी की हलाकत का बदला लेने और माइक्रोफिल्म लेने यहाँ ज़रूर आएगा। आपने कहा, अरे तो आप इस बात से परेशान हैं। कैथी ने होंठ काटते हुए कहा, लेकिन चीफ इमरान उस तक पहुँचा कैसे? हम तो वहाँ अपने पीछे कोई क्लू छोड़कर नहीं आए। शाहवाल ने कहा, इमरान है ही ऐसा आदमी है, उसे ऐसी ऐसी मालूमात मिल जाती हैं जिनका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे पहले से खतरा था कि अगर तुम्हारे मिशन के बारे में इमरान या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इल्म हो गया तो मामला खराब हो जाएंगे और वो भूतों की तरह तुम दोनों के पीछे लग जाएंगे। और तुम दोनों ही जानते हो कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जब किसी के पीछे पड़ते हैं तो उनका कब्रों तक पीछा नहीं छोड़ते। आपने कहा, तो फिर चीफ उसे यहाँ आने दें, हम उसे खुद ही निपट लेंगे। वो लाख शातिराना जहन का मालिक हो, लेकिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। शाहवाल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मामला सिर्फ तुम दोनों का नहीं है। आपने कहा, आपको शायद ये खतरा है कि कहीं वो आप तक ना पहुँच जाए और आपसे माइक्रोफिल्म ना हासिल कर ले जो हम पाकिस्तान से लाए हैं। कैथी ने कहा, नहीं ऐसी भी बात नहीं। हाफ ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, फिर क्या अच्छा है आपको? शाहवाल ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। तुम दोनों के साथ हाफ एजेंसी को तो उनसे खतरात लाक हैं ही, लेकिन अगर वो यहाँ आ गए तो फिर जजीरा विटलास भी शदीद खतरे में पड़ जाएगा। आपने कहा, जजीरा विटलास क्या मतलब? उनका जजीरा विटलास से क्या ताल्लुक? वो तो यकीन के इंतहाई सुनसान वीरान और गैर आबाद जजीरा है। इस जजीरे पर जाकर वो क्या करेंगे? शाहवाल ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हें इस बात का इल्म है जजीरा विटलास देखने और सुनने में सुनसान वीरान और गैर आबाद ज़रूर है, लेकिन वहाँ एक्रीमिया और इसराइल की एक मुशरिका बड़ी और इंतहाई जदीद तरीन लेबॉर्ट्री काम कर रही है, जहाँ न सिर्फ मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन मौजूद हैं बल्कि वहाँ नए और जदीद तरीन मिसाइल और बम बनाए जाते हैं। तुम पाकिस्तान से जिस ब्लैक हाक मिसाइल का फार्मूला लाए हो, इसराइल ने फ़ौरन ये मिसाइल बनाने का भी फैसला कर लिया। डॉक्टर जरार रिजवी का फार्मूला भी वहीं पहुंचा दिया गया है ताकि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके। ब्लैक हाक के साथ साथ वहाँ बाकी फार्मूलों पर भी काम किया जाएगा ताकि टीमें और इसराइल की पावर में मजीद इजाफा किया जा सके। अगर इमरान यहाँ आ गया और उसे इस बात की भनक मिल गई तो वो जजीरा विटलास पहुँच कर उस लिबार्टी को ही तबाह कर देगा। आपने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर आप हमें हुक्म दें, हम जजीरा विटलास की हिफाजत करेंगे और अगर इमरान उसके साथ ही वहाँ आए तो वो फिर हम तक नहीं पहुँच सकेंगे। शाहवाल ने कहा, हाँ हो सकता है इमरान तुम दोनों की तलाश में यहाँ आकर भटकता रहे। जब तक तुम दोनों से नहीं मिल जाते इस वक्त तक वो ना मुझ तक पहुंच सकता है ना ही उसे जजीरा विटलास का इल्म हो सकता है। अगर उसे किसी जरिए से इस बात का पता भी चल गया तो वो फार्मूलों वाली माइक्रोफिल्म जजीरा विटलास की लेबॉर्ट्री में ही फिर वो अपने साथियों के साथ सीधा वहीं जाएगा। तुम दोनों वहाँ होगे तो फिर तुम्हें आसानी से हैंडल कर सकते हो और उन्हें जजीरे पर दाखिल होने से रोकने के साथ साथ उनका मुकाबला भी कर सकते हो और उन्हें मौत के घाट भी उतार सकते हो। आपने कहा, तो ठीक है, हम वेनेजुएला या स्विट्ज़रलैंड जाने के बजाय जजीरा विटलास को ही तफरीह समझकर वहाँ एंजॉय भी करते हैं और उसकी हिफाजत भी। शाहवाल ने कहा, गुड शो, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम दोनों जजीरे पर होगे तो मुझे इमरान और उसके साथियों की तरफ से ये खतरा नहीं रहेगा कि वो जजीरा विटलास को तबाह कर देंगे। आपने कहा, तो फिर तय रहा हम अब जजीरा विटलास में जाएंगे। शाहवाल ने कहा। तो कैथी ने उसकी तायद में असबात में सर हिला दिया। तुम दोनों की मिशन मुकम्मल करने पर और ख़ास तौर पर हेनरी की हलाकत के बाद मैंने पाकिस्तान में मौजूद अपने चंद एजेंटों को अलर्ट कर दिया था कि वो इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पर खसूसी नज़र रखें और जब भी वो पाकिस्तान से निकलें तो इस बारे में मुझे रिपोर्ट करें। जैसे ही मुझे कोई मज़ीद इत्तला मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आपने कहा, यस चीफ, आप हमें विटलास भिजवाने के इंतजाम कर दें। शाहवाल ने कहा, मुझे भी आपसे एक बात करनी है। कैथी ने कहा, क्या बात? इमरान से आपको भी मुहतात रहना होगा। उस जैसे शातिराना जहन के मालिक से कोई बायद नहीं कि वो कब आप तक पहुंच जाए। कैथी ने कहा, तो आप बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम मेरी फिक्र ना करो, वो जो चाहे कर ले, लेकिन उसे मुझ तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने अपनी हिफाजत के बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। आपने हंसते हुए कहा, तो फिर आप बेफिक्र रहे। इस बार इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का साबका गुड्स और ब्लैक शार्प से पढ़ने वाला है। अगर वो यहाँ आए फिर वो हमारे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जा सकेंगे। कैथी ने होंठ भींचते हुए कहा। तो आपने इस बात में सर हिला दी। कुछ देर बाद वो दोनों हाथ से बातें करते रहे। फिर वो दोनों उठकर खड़े हो गए और हाथ से इजाज़त लेकर और उसे सलाम करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तो फिर अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए पूछा, जो गहरी सोच में खोया हुआ था। हैंडी से मालूमात हासिल करके उसे हलाक करने के बाद उसने टाइगर को वापस भेज दिया और दानिश मंजिल आ गया। उसने ब्लैक जीरो को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया। डॉक्टर जरार रिजी की हलाकत और फार्मूलों की चोरी का सुनकर ब्लैक जीरो भी परेशान हो गया। सारी तफसील सुनने के बाद उसने इमरान के प्रोग्राम के बारे में सवाल किया था, क्या करना क्या है?
डॉक्टर जरार इसी को हलाक करके उसके फार्मूले चोरी करके हाफ एजेंसी ने हमें चैलेंज किया है, इस चैलेंज का जवाब तो हमें बहरहाल देना ही होगा, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। फार्मूला यकीनन हाफ के पास ही होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, हाफ एजेंसी प्राइवेट नहीं, इसराइल की सरकारी एजेंसी है और ऐसी एजेंसियों को ये एहतियार नहीं होता कि वह ऐसे फार्मूले अपने पास रखें। ऐसे फार्मूले हुकूमत फौरी तौर पर अपने कब्जे में ले लेती है और उन्हें सीक्रेट स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है और कीमा में ऐसे न जाने कितने सीक्रेट स्ट्रांग रूम्स होंगे, इमरान ने कहा। अरे फिर कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर जरार इजी के फार्मूले किस स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं? यही तो मालूम करना है, इमरान ने कहा। लेकिन कैसे मालूम होगा? डॉक्टर जरार इजी के फार्मूले आम नहीं थे, उन्होंने दुनिया के तेज़ तरीन और जदीद तरीन फार्मूलों पर काम किया, जिनमें उनका सबसे अहम फार्मूला ब्लैक हॉक मिसाइल का था और उस मिसाइल के साथ वो एक ऐसी डिवाइस एडजस्ट करने वाले थे जिससे मिसाइल हज़ारों किलोमीटर का आसानी से सफ़र कर सकता था, बल्कि उस डिवाइस की वजह से असल हदफ को निशाना बना सकता था। इस डिवाइस का नाम टारगेट प्लग डिवाइस रखा गया और कोड में उसे टीबीटी कहा जाता है। ब्लैक हॉक मिसाइल और टीबीटी की इजाद ऐसी इजाद है जिसे क्रीमिया हर वक्त में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और ये मिसाइल और टीबीटी फनाने को तरजीह देगा और ये काम आम तौर पर छोटी लेबार्टरी में मुकम्मल नहीं किए जा सकते। इन फार्मूलों पर काम करने के लिए बड़ी और जदीद तरीन लेबार्टरियों की ज़रूरत होती है। क्रीमिया ने यह फार्मूला किसी स्टोर या स्ट्रांग रूम में रखने के लिए हासिल नहीं किया, वो उस पर लाजमन काम करेगा। अब देखना यह है कि क्रीमिया में ऐसी कौन सी लेबार्टरियाँ हैं जहाँ ब्लैक हॉक मिसाइल और ख़ास तौर पर टीबीटी पर काम हो सकता है। ब्लैक हॉक जैसे मिसाइल और टीबीटी बनाने वाली लेबार्टरियों की तादाद ज़्यादा ना होगी, चूँकि इन लेबार्टरियों में पहले से ही काम होता है, इसलिए हो सकता है कि इन फार्मूलों के लिए क्रीमिया किसी नई लेबार्टरी का इंतखाब करे, इमरान ने मुसलसल सोचने वाले अंदाज में बात करते हुए कहा। तो क्या आपके इल्म में ऐसी कोई नई लेबार्टरी जहां ब्लैक हॉक मिसाइल और टीबीटी काम किया जा सके? ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, एक लेबार्टरी का नाम मेरे जहन में आ रहा है जिसे कि मैंने हाल ही में बनाया है। कौन सी लेबार्टरी, उसका नाम क्या है? लेबार्टरी का नाम नाइट वॉच है और ये लेबार्टरी शुमाली एक्रीमा के खलीज मेक्सिको के सेंटर में मौजूद एक जजीरे पर है जिसे विटलास कहा जाता है। इमरान ने जवाब दिया, अरे ये तो काफ़ी दूर दराज के इलाका है। हाँ, लेकिन इस जजीरे पर बनने वाली लेबार्टरी क्रीमा की दूसरी बड़ी लेबार्टरी है। यही एक ऐसी लेबार्टरी हो सकती है जहाँ पर ब्लैक हॉक मिसाइल और टीबीटी तैयार किया जा सकता है, इमरान ने कहा। क्या ये ज़रूरी है कि क्रीमा ब्लैक टी और टीबीटी की तैयारी उसी लेबार्टरी में करे? ब्लैक जीरो ने पूछा। अगर मुझे उस लेबार्टरी में लगने वाले 3DS मशीन सिस्टम का पता चल जाए तो फिर मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि डॉक्टर जरार रिजी के फार्मूलों पर उसी लेबार्टरी में काम हो रहा है या नहीं। ब्लैक हॉक मिसाइल में लगने वाली टीबीटी इस मशीन से लगाई जा सकती है, किसी और मशीनी सिस्टम से नहीं, इमरान ने कहा। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उस लेबार्टरी में DS-30 मशीन की तनसीब हुई है या नहीं? ब्लैक जीरो ने कहा। फ़ोन तो मुझे, इमरान ने कुछ सोच कर कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाकर अपने सामने रखा हुआ फ़ोन उठाकर इमरान के सामने रख दिया। तो इमरान ने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने राब्ता मिलते ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। बोलने वाली लड़की का लहजा क्रीमियन था, इसलिए ब्लैक जीरो समझ गया कि इमरान ने क्रीमा की किसी रियासत की इंक्वायरी से रब्ता किया है। गोल्डन क्रॉस क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से उसे नंबर बता दिया गया। यस, गोल्डन क्रॉस क्लब। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक भारी कहत आवाज़ सुनाई दी। जेकाल से बात कराएं, उससे कहें कि प्रिंस बात करना चाहता है, इमरान ने कहा। होल्ड करें। चंद लम्हा बाद जेकाल की आवाज़ सुनाई दी। यस, जेकाल बोल रहा हूँ। चंद लम्हा बाद प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद इमरान ने कहा, अरे आप, बड़े अरसे बाद आपने कॉल की है। हैरियत दूसरी तरफ से चौंक कर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। तुम्हारा नाम ही इस कदर डरा देने वाला है कि तुम्हें फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं होती, इमरान ने कहा। क्यों, आप मेरे नाम से क्यों डरते हैं? दूसरी तरफ से जेकाल ने हैरत भरे लहजे में कहा। जेकाल भेड़िए को कहते हैं जो दरिंदों की सिफ्त में आता है और तुम तो जानते ही हो कि दरिंदे कभी इंसान के दोस्त नहीं होते, इनसे डरकर ही रहना पड़ता है। न जाने कब उन्हें गुस्सा आ जाए और वो अपने सामने आने वाले इंसान को चीर फाड़ कर रख दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से जेकाल बे एहतियात खिलखिला कर हंस पड़ा। दूसरों के लिए मैं वाकई होनहार भेड़िया हूँ, लेकिन आपके सामने तो मुझे जैसा भेड़िया भी भेड़ बन जाता है। जेकाल ने हंसते हुए कहा, तो फिर मैंने जब फ़ोन किया करूं तो तुम मुझे अपना नाम जेकाल की बजाय शीप बताया करो ताकि तुमसे बात करते मुझे खौफ महसूस ना हुआ करे, इमरान ने कहा। तो जेकाल एक बार फिर हंस पड़ा। अरे आप शायद मुझे अहमक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जेकाल ने उसी तरह हंसते हुए कहा। बने बनाए को मैं बनाने की क्या कोशिश करूँगा, इमरान ने कहा। तो जेकाल की हंसी तेज़ होगी। आपने इतने से बाद मुझे फ़ोन किया और मैं आपको बाहूबी जानता हूँ, बगैर किसी गर्ज के आप फ़ोन नहीं करते। बताएं मैं आप पे किस काम आ सकता हूँ? जेकाल ने कहा। ये बताओ क्या तुम्हारा सेटअप विटलास में भी है, इमरान ने पूछा। विटलास आइलैंड का पूछ रहे हैं आप? हाँ, इमरान ने कहा। नहीं, मेरा उस आइलैंड में कोई सेटअप नहीं, लेकिन मेरे कुछ साथी उस आइलैंड पर ज़रूर मौजूद हैं। अगर आपको उस आइलैंड के बारे में मालूमात चाहिए तो वह मैं आपको ज़रूर मुहैया कर सकता हूँ, जेकाल ने कहा। मुझे ये तो मालूम है कि उस जजीरे पर क्रीमा खुफिया तौर पर एक बड़ी और इंतहाई जदीद लेबार्टरी तैयार कर रहा है। लेबार्टरी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और अब वहाँ मशीनें नस्ब की जा रही हैं। मुझे एक मशीन के बारे में मालूम करना है बस, इमरान ने कहा। कौन सी मशीन? उसका नाम और मॉडल बता सकते हैं आप? जेकाल ने पूछा। तो इमरान ने उसी मशीन के बारे में बता दी। जी हाँ, चंद रोज़ पहले इस लेबार्टरी में खसूसी तौर पर
DS-30 की तनसीब की गई है। इस मशीन को पहले लेबॉरेटरी में लगाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये मशीन चूँकि ज़्यादा जगह घेरती है, इसलिए इस मशीन को लेबॉरेटरी में एडजस्ट करने के लिए वहाँ से कई छोटी मशीनों को हटाना पड़ा। जेकाल ने जवाब दिया तो इमरान की आंखों में चमक उभर आई। गुड शो। इस मशीन का मास्टर कोड और मॉडल बता सकते हो मुझे? इमरान ने पूछा तो जेकाल ने उसे बगैर किसी तरद्दुद के मशीन का मास्टर कोड और मॉडल बता दिया। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? आपको यहाँ उन मशीनों की तनसीब में क्या दिलचस्पी है? जेकाल ने हैरान होते हुए पूछा। मुझे उस लेबॉरेटरी और वहाँ होने वाली मशीनी तनसीबात में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे इस मशीन के बारे में खसूसी तौर पर क्यों पूछा है। इमरान ने कहा। फिर उसने बाकी समय डॉक्टर जरार रिजी के कत्ल और उसकी चोरी होने वाले फार्मूलों के बारे में उसे बता दिया और उसे ये भी बता दिया कि डॉक्टर जरार रिजी को किन 2 एजेंटों ने हलाक किया था। अब समझा। उन फार्मूलों पर काम करने के लिए DS-30 मशीन की ज़रूरत होती है। इसलिए आप समझ रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर जरार रिजी के फार्मूलों पर काम किया जाएगा और आप ये फार्मूले वापस हासिल करना चाहते हैं। सारी बात सुनकर जेकाल ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं हर सूरत में फार्मूलों की वापसी चाहता हूँ। इमरान ने कहा, लेकिन आप ये फार्मूले ट्रेस कैसे करेंगे? जेकाल ने पूछा। ये बात तुम मालूम करो और मुझे यकीन है कि तुम चाहो तो आसानी से ट्रेस कर सकते हो। मुआवजा तुम्हारी मर्जी का होगा। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आप मुझे चंद रोज़ दे दें, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये काम हो सकता है या नहीं। जेकाल ने संजीदगी से कहा, चंद रोज़ नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ चंद घंटे दे सकता हूँ जेकाल, मेरे पास इतना वक्त नहीं। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, फिर आपको दुगना मुआवजा अदा करना पड़ेगा। फौरी मालूमात के 1000 डबल हो जाते हैं। जेकाल ने कहा, ठीक है, मैं डबल मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मालूमात हतमी होनी चाहिए। इमरान ने उसी अंदाज में कहा, आप फिक्र ना करें, आप जानते हैं कि जेकाल की दी हुई मालूमात हतमी होती हैं। जेकाल ने कहा, ओके, मुआवजा बताओ और अपने अकाउंट और बैंक का नाम भी बता दो। इमरान ने कहा, 20 लाख डॉलर भेज दो और अब से ठीक 2 घंटे बाद मुझे उसी नंबर पर कॉल कर लें। जेकाल ने कहा, साथ ही बैंक के अकाउंट की तफसील बता दी। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या जेकाल ये सारी मालूमात हासिल कर लेगा? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, जेकाल के क्लब के अलावा और भी बहुत से बिजनेस हैं। वो खासतौर पर नई लेबॉरेटरियों में मशीनरी की तनसीबात के ठेके लेता है। उन लेबॉरेटरियों में भेजे जाने वाले आलात और मशीनों की पुरजजात की सप्लाई भी उसी के जिम्मे होती है। वो सरकारी आदमी है, लेकिन दौलत के लिए वो दरपर्दा मालूमात फरोख्त करने का काम भी करता है। मैं पहले भी उससे कई बार मालूमात हासिल कर चुका हूँ, इसलिए मैंने उसी का इंतखाब किया था ताकि मुझे हतमी मालूमात चाहिए। इमरान ने कहा, क्या ये एग्रीमेंट मफादात के खिलाफ काम करेगा? ब्लैक जीरो ने पूछा। ऐसे लोगों के मफादात सिर्फ दौलत होती है और कुछ नहीं। इमरान ने कहा, ओके, मैं उसके अकाउंट में मुआवजा जमा कराने के लिए फॉरेन एजेंट को कह देता हूँ। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ब्लैक जीरो ने रिसीवर उठाकर एक्रीमा के फॉरेन एजेंट को कॉल की और उसे जेकाल के बैंक अकाउंट की तफसील बताकर उसे अकाउंट में 20 लाख डॉलर की हती रकम जमा कराने का हुक्म दिया। फिर तकरीबन 3 घंटों के बाद इमरान ने रिसीवर उठाया और जेकाल को कॉल करने लगा। जेकाल बोल रहा हूँ। इस बार रब्ता मिलते कि जेकाल की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। आपकी इतला दुरुस्त है इमरान साहब। यहाँ DS-30 मशीन ब्लैक हाक मिसाइल में TBD जस्ट एडजस्ट करने के लिए नस्ब की गई है। बहुत जल्द उस लेबॉरेटरी में ब्लैक हाक और डिवाइस बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही काम मुकम्मल होगा, उस मशीन के जरिए ब्लैक हाक मिसाइलों में DS-30 के जरिए TBT डिवाइस लगा दी जाएगी। दूसरी तरफ से जेकाल ने रिपोर्ट देते हुए कहा, तो क्या ब्लैक हाक और PTD के फार्मूले उस लेबॉरेटरी में पहुंच चुके हैं? इमरान ने पूछा। नहीं, अभी तक फार्मूले नहीं पहुंचे। फार्मूले कहाँ हैं इस बारे में मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता ज़रूरत पड़ने पर नाइट वॉच लेबॉरेटरी का इंचार्ज जब चाहे वहाँ फार्मूले मंगवा सकता है, जेकाल ने जवाब दिया। गुड शो। अब ये बताओ कि उस लेबॉरेटरी का इंचार्ज किसे बनाया गया है? इमरान ने पूछा। नाइट वॉच लेबॉरेटरी का इंचार्ज डॉक्टर नेल्सन है, जेकाल ने बताया। ब्लैक हाक और TBT के प्रोजेक्ट का इंचार्ज किसे बनाया गया है? इमरान ने पूछा। उस प्रोजेक्ट पर डॉक्टर नेल्सन ही काम करेगा क्योंकि ये एक इंतहाई हसास प्रोजेक्ट है। इसमें मामूली सी भी गलती नुकसान का बायस बन सकती है। जेकाल ने कहा, डॉक्टर के बारे में तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? तफसील बताओ। इमरान ने कहा, डॉक्टर के बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि वो लेबॉरेटरी का इंचार्ज है और वो मुस्तकिल तौर पर उसी लेबॉरेटरी में रहता है और वहाँ इस कदर सख्त हिफाजती इंतजाम है कि कोई मक्खी भी अंदर पर नहीं मार सकती। जेकाल ने कहा, उससे कोई फ़ोन नंबर या उसके ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी तो होगी तुम्हारे पास? इमरान ने दांतों से होंठ चबाते हुए कहा, नहीं, 1-2 मरतबा मैंने उसका ज़ाती नंबर और ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। जेकाल ने कहा, तुम कभी गए हो जजीरा विटलास? जी हाँ, कई बार जा चुका हूँ। लेबॉरेटरी जजीरे के किसी से में है? अरे, तो आप लेबॉरेटरी का मोहल्ले में को मालूम करना चाहते हैं? जेकाल ने चौंक कर कहा, हाँ। इमरान ने संजीदगी से कहा, इमरान साहब, जजीरा विटलास वैसे तो ओपन जजीरा है जो वीरान और सुनसान है। चटील पहाड़ियों में जहरीले कांटों वाली झाड़ियों की भरमार है, जहां जहरीले हशरातुल आरिस की भी कोई कमी नहीं। लेबॉरेटरी जजीरे के सेंटर में अंडरग्राउंड बनाई गई है, जिसका एक ही खुफिया रास्ता है जो सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। जेकाल ने कहा। फिर वो इमरान को उस जजीरे में मौजूद लेबॉरेटरी का मोहल्ले वकूर, उसके हिफाजती इंतजाम के बारे में तफसील बताने लगा। ओके, तुम्हारा शुक्रिया। इमरान ने कहा,
मैंने आपको तफसील बता दी है, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से मेरे अकाउंट में रकम भेजी नहीं गई। जयकाल ने कहा, बेफिक्र रहो, जल्द ही मुंतकिल हो जाएगी। तुम जानते हो मैं बात करता हूँ वो फाइनल होती है। इमरान ने कहा, ओके। जयकाल ने कहा और इमरान ने रिसीवर रख दिया। तो आपने जजीरा विटलास जाने का हाथ में प्रोग्राम बना लिया है? इमरान को रिसीवर रखते देकर ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, मुझे वहाँ से हर सूरत में डॉक्टर जरार रिजी के फार्मूले वापस लाने हैं। इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया, तो क्या वहाँ जाकर उस लिबार्टी को भी तबाह करेंगे? हो सकता है कि फार्मूलों के हसूल के दौरान ये लिबार्टी भी तबाह हो जाए, लेकिन बाहर रात उसकी तबाही मेरा मिशन नहीं। हमें अपना मकसद हासिल करना और इसी पर तवज्जो रखनी चाहिए। इमरान ने कहा, तो क्या आप हाप एजेंसी के उन एजेंटों से इंतकाम नहीं लेंगे जिन्होंने डॉक्टर जरार रिजी को हलाक किया है? ब्लैक जीरो ने पूछा, अगर वो हमारे रास्ते में आएंगे तो फिर देखेंगे, वरना हमारा कोई इंतकाम लेना नहीं है। वो अपने मुल्क के मफादात के लिए काम करने आए थे, इसी तरह हम भी अपने मुल्क के मफादात के लिए वहाँ जाएंगे और हमारा असल मकसद फार्मूलों का हसूल है और बस। इमरान ने कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। और अब कहाँ जा रहे हैं आप? ब्लैक जीरो ने पूछा। लाइब्रेरी जा रहा हूँ, अगर हो सके तो मुझे वहाँ चाय का एक कप पहुँचा दो। इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया और इमरान ऑपरेशन रूम से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। शाहवाल और कैथी अभी जजीरा विटलास की तरफ रवाना हुए ही नहीं थे कि चीफ हाफ ने उनसे कहा कि उसके पाकिस्तान में मौजूद फॉरेन एजेंट से राब्ते हैं। जब तक फॉरेन एजेंट वहाँ से इमरान और उसके साथियों के बारे में इतला नहीं देंगे, वो पाकिस्तान से निकल रहे हैं, उस वक्त तक उन्हें जजीरा विटलास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए शाहवाल और कैथी अपनी रहायशी फ्लैट में बैठे शराब नोशी कर रहे थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इमरान हमारे पीछे यहाँ आएगा या फिर वो फार्मूलों के हसूल के लिए जजीरा विटलास जाएगा। कैथी ने शराब का सिप लेते हुए कहा, मेरा भी यही ख्याल है। इमरान ने हेनरी पर काबू पाकर उसे सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। उसे मालूम हो चुका है कि ये काम हाप एजेंसी ने किया और हम दोनों डॉक्टर जरार रिजी को हला करके उससे फार्मूला हासिल कर चुके हैं। लेकिन उसे ये बात कैसे पता चल सकती है कि इन फार्मूलों पर जजीरा विटलास की नाइट वॉच लिबार्ट्री में काम होगा? अगर इमरान और उसके साथी आए भी तो वो यहाँ आएंगे और वो यहाँ सिवाय टकरे मारने के और कुछ नहीं कर सकेंगे। ना वो हम तक पहुँच सकते हैं और ना ही चीफ हाफ तक। शाहवाल ने कहा, फिर चीफ ने इमरान को इस कदर मसला क्यों बना लिया कि वो हमें ना छुट्टियां दे रहा है, ना ही सैर व तफरीह के लिए कहीं जाने की इजाज़त दे रहा है? कैथी ने कहा, चीफ इमरान के बारे में बहरहाल हमसे ज़्यादा जानता है, इसलिए वो परेशान है। शाहवाल ने कहा, ये तो कोई बात ना हुई। अगर इमरान पाकिस्तान से आइंदा 10 साल तक ना आया तो क्या हम उसके इंतज़ार में यहीं बैठे रहेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे? कैथी ने मुंह बनाते हुए कहा, इसके सिवा हम और कर भी क्या सकते हैं? शाहवाल ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम कहो तो एक बार फिर मैं चीफ से बात करूं? कैथी ने शराब का आरी घूंट भरकर खाली ग्लास मेज पर रखते हुए कहा, क्या बात करोगे तुम मुझसे? शाहवाल ने खाली ग्लास रखते हुए कहा, मैं चीफ से कहूँगी कि वो मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दे। हम उसे अपना राब्ता नंबर दे देंगे। जैसे ही उसे इमरान की तरफ से कोई रिपोर्ट मिलेगी, हम जहाँ भी होंगे वहाँ से फौरी तौर पर जजीरा विटलास पहुँच जाएंगे। कैथी ने कहा, हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके बावजूद चीफ हमें इजाज़त नहीं देगा। शाहवाल ने कहा, क्यों, उस पर उसे क्या इतराज़ होगा? कैथी ने चौंक कर कहा, मैं जानता हूँ चीफ, एक बार जो फैसला कर ले उससे वो किसी सूरत भी पीछे नहीं हटता। ये बात वो उस वक्त भी हमसे कह सकता था जब उसने हमें जजीरा विटलास जाने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था, या फिर जब उसने हमें उस वक्त तक यहाँ रुकने का कहा था जब तक उसे पाकिस्तान में मौजूद फॉरेन एजेंटों से इमरान के बारे में हतमी रिपोर्ट ना मिल जाती। शाहवाल ने कहा तो कहती एक तवील सांस लेकर रह गई। इससे पहले कि उनमें मजीद कोई बात होती, शाहवाल के सेलफोन की घंटी बज उठी और शाहवाल ने जेब में हाथ डालकर सेलफोन निकाला और उसका डिस्प्ले देखने लगा। सेलफोन पर एक नया नंबर था, शायद चीफ की कॉल है। ये सैटेलाइट फ़ोन का नंबर है और चीफ जो सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करता है उसे नंबर बदल बदल कर आते हैं। शाहवाल ने कहा तो कैथी ने इस बात में सर हिला दिया। यस, शाहवाल बोल रहा हूँ। शाहवाल ने कहा, चीफ बोल रहा हूँ। कैथी को लेकर हेडक्वार्टर पहुंचो। फ़ौरन चीफ आपकी तहकम भरी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो शाहवाल ने एक तवील सांस लिया और सेलफोन अपनी जेब में रख लिया। आओ, शायद चीफ को इमरान के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है। अब यकीनन हमारी कोफत के दिन ख़त्म हो जाएंगे। शाहवाल ने कहा तो कैथी ने इस बात में सर हिला दी और शाहवाल के साथ उठ खड़ी हुई। दोनों ने ड्रेसिंग रूम में जाकर लिबास तब्दील की, फिर वो फ्लैट से निकलते चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार तेज़ रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई हाफ एजेंसी के हेडक्वार्टर की तरफ बड़ी चली जा रही थी। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद वो दोनों चीफ हाफ के ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। आओ, शाहवाल और कैथी बैठो। उन दोनों को ऑफिस में बैठे देखकर हाफ ने संजीदगी से कहा, लगता है आपको इमरान के बारे में कोई हतमी रिपोर्ट मिली है। शाहवाल ने कहा और उसके सामने वो कुर्सी पर बैठ गया। कैथी भी इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। हाँ, अभी कुछ देर पहले इतला मिली है। हाफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, क्या इतला है? इमरान अपने साथियों के साथ एयरपोर्ट मौजूद है। वो एक फ़्लाइट के ज़रिए वालिंगटन पहुंचा है। ये फ़्लाइट आज रात 2 बजे वालिंगटन पहुंचेगी। हाफ ने कहा, इमरान वालिंगटन आ रहा है? क्यों, आपने तो कहा था। आपने कहा था कि वो अपने साथियों के साथ जजीरा विटलास जाने की कोशिश करेगा। फिर वो वालिंगटन में क्या करने आ रहा है? ये तो जब वो यहाँ आएगा तब पता चलेगा कि उसकी यहाँ आमद का मकसद क्या है। चीफ आपने कहा, तो क्या हम यहाँ रुककर उसका इंतज़ार करें या आप हमें हिफ्ज़ो मातकदम के तौर पर जजीरा विटलास भेज रहे हैं?
कैथी ने पूछा। नहीं, अब तुम्हें जजीरा इटलास जाने की ज़रूरत नहीं। चीफ साहब ने कहा तो दोनों चौंक पड़े। क्या मतलब? अब क्यों ज़रूरत नहीं? शाहवाल ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान की वेलिंगटन आमद से लगता है कि उसे ऐसी मालूमात मिली कि वो फार्मूलों की हसूल के लिए जजीरा विटलास की नाइट वॉच लिबर्टी में जाएगा और यहाँ तुम दोनों के पीछे आ रहा है ताकि तुम्हारे ज़रिए मुझ तक पहुँच सके। इसलिए मैंने एक और ज़रूरी फ़ैसला किया है। क्या? इन दोनों ने एक साथ पूछा। तुम दोनों साइकिल स्विट्ज़रलैंड जाओ और जाकर तफरी करो। चीफ साहब ने कहा। तुम दोनों के चेहरों पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। लेकिन चीफ, नहीं, अगर वो यहाँ तुम दोनों के पीछे आ रहा है तो फिर मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों का उससे टकराव हो। बगैर किसी वजह के एजेंट एक दूसरे से टकराएं, ये मुनासिब नहीं। अगर वो किसी और वजह से यहाँ आ रहा है तो फिर हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जब तुम दोनों से यहाँ नहीं मिलोगे तो वो सिवाय टकरे मारने के और कुछ नहीं कर सकेगा। चीफ आपने कहा। और तो ये बात है। हाँ, चीफ आपने कहा। चीफ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता कि वो वेलिंगटन किस लिए आ रहे हैं उस वक्त तक हम यहीं रुके रहें? आप कहेंगे तो हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे। शाहवाल ने कहा। सुनो शाहवाल, हो सकता है कि इमरान अपने साथियों के साथ तुम दोनों से इंतकाम लेने ही यहाँ आ रहा, और ये भी हकीकत है कि अगर तुम दोनों से काबू में आ जाओ तो वो तुम्हारे ज़रिए मुझ तक भी पहुँच सकता है। इस मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर तुम दोनों जहाँ रहे तो तुम्हें हर सूरत ढूंढ निकालेगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ ना होना ही बेहतर है। अगरचे मैं इमरान को बाहू भी जानता हूँ, वो यहाँ सिर्फ इंतकाम के लिए नहीं आएगा। चीफ साहब ने कहा। तो क्यों अब वो यहाँ किसी और मिशन पर आ रहा है? कैथी ने कहा। हो सकता है। चीफ साहब ने कहा। तो फिर वाकई हमारा यहाँ रुकने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता। हमें वाकई छुट्टियाँ गुजारने के लिए स्विट्ज़रलैंड चले जाना चाहिए। शाहबाल ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आपसे एक दरखास्त है चीफ। कैथी ने कहा। कहो। चीफ साहब ने कहा। हमने पाकिस्तान में गया है, मिशन पूरा किया है। क्या इस मिशन के इनाम के बदले में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी छुट्टियों स्विट्ज़रलैंड जाने के अखराजात हुकूमत की तरफ से अदा किए जाएँ? कैथी ने कहा। तो चीफ साहब भी एहतियात हंस पड़ा। ठीक है, अगर तुम्हारी ये दरखास्त है तो मैं सरकारी हैसियत से तुम्हारी दरखास्त को मंजूर करता हूँ। चीफ साहब ने कहा। तो कहते हो। शाहबाल के चेहरे खिल उठे। वो कुछ देर चीफ साहब के पास बैठे रहे, फिर वो चीफ साहब से इजाज़त लेकर उठ खड़े हुए और सलाम करके ऑफिस से निकलते चले गए।